आफ्टर द एंड के एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग को एक राजा को दिखाया जाता है जिसका नाम ग्रे होता है। वो बिना किसी इमोशंस को दिखाकर एक लड़की को मार देता है जिसकी वजह से वो एक राजा बन चुका है। हम लोग अब देखते हैं कि ग्रे कुछ ज्यादा ही ताकतवर होता है। वो अपने अपोनेंट को हरा देता है, वो भी बहुत ही ज्यादा इजीली। जहां पर भी वह जाता है काफी ज्यादा तबाही मचाता है। ग्रे अब अपने साथियों को बोलकर अब पूरे शहर के ऊपर यह बॉम्ब गिरा देता है जिसकी वजह से पूरा शहर तबाह हो जाता है। इतना सब कुछ बुरा करने के बाद भी ग्रे को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। वो कह रहा होता है कि मैं सबसे पावरफुल राजा हूं। जिसके बाद अब वो अपने रूम में आकर अपने ताज को देख रहा होता है। पर तभी अब अचानक से वह अपने आप को एक पानी के अंदर पाता है। उसे अब वहां पर एक आवाज आती है जो कि अब उसे कहती है कि प्लीज अपनी नई जिंदगी में रोशनी को ढूंढना। रोशनी यहाँ पर किसी लड़की का नाम नहीं है। इसके बाद अब जैसे ही वह यह बात बोलती है, ग्रे अब अपनी आंखों को खोलता है और अब वह देखता है कि उसके सामने तो एक आंटी और एक अंकल होते हैं जो कि अब ग्रे को ही देख रहे होते हैं। ये देखकर ग्रे कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि यह मैं कहां गया हूं। तभी वो जो अंकल होते हैं वो अब उसे कहते हैं, हेलो अर्थर, मेरा नाम रेनग्रेस है और मैं तुम्हारा पापा हूं। शॉर्ट में तुम मुझे रे भी बुला सकते हो। वह यह सब कुछ ऐप सुनने के बाद अर्थर काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचने लगता है कि आखिरकार यह कौन लोग हैं, मैं इन्हें जानता नहीं हूँ, पर यह लोग कह रहे हैं कि यह मेरे पेरेंट्स हैं। अगर यह सच बात है तो इसका मतलब है कि मैं अपनी पुरानी जिंदगी में मर चुका हूँ और फिर उसके बाद मैं दोबारा से जिंदा हो गया हूँ। अगले सीन में अर्थर अब कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा जीत के बाद मैं एक छोटा बच्चा बन जाऊंगा। हम अब देखते हैं कि क्योंकि अर्थर इस समय पर एक काफी छोटा बच्चा है, उसके पेरेंट्स अब उसका काफी ख्याल रख रहे होते हैं। हमें यह पता चलता है कि अर्थर की मदद का नाम एलिस है। वहीं पर अर्थर को अब यह सब काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा है एक छोटे बच्चे की बॉडी में आकर, पर अब वो कुछ कर भी नहीं सकता है। उसकी खुद की बॉडी पर ही उसका कंट्रोल नहीं है। वो अब अपने कपड़ों को भी गंदा कर देता है, तो अब एलिस को उसके कपड़ों को चेंज करना पड़ता है। वहीं पर अब अर्थ भी कहने लगता है कि इस बॉडी के ऊपर मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं है। ये बॉडी मेरे लिए एक प्रजन की तरह है। मैं बस चाहता हूँ कि यह सब कुछ एक सपना हो, पर लगता है कि यह सब कुछ हकीकत है। अगले सीन में वो जगह बाहर होती है जहां पर हम लोग अब रे को देखते हैं जो कि अब अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है मैजिक को यूज करके। वो मैजिक का यूज करके पत्थर को तोड़ देता है और अब पत्थर गलती से उसी के मुंह पर आकर लग जाता है, जो देखकर एलिस कहती है कि रुको, मैं तुम्हें हील करती हूँ। इसके बाद अब एलिस उसे हील करने लगती है। वहीं यह सब कुछ अब देखने के बाद अर्थर काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो कहने लगता है कि यह जो ताकत है इस दुनिया के अंदर, इन सब के बारे में मैं नहीं जानता हूँ, पर यह काफी ज्यादा कमाल की है। अगले सीन में हम लोग अब रे को देखते हैं जो कि अब अपने हाथों में एक ग्लव जैसी चीज को पहन लेता है और अब वो एक जंगली बोर से लड़ने के लिए आ जाता है। वो फिर से अपनी ताकत का यूज करके उस बोर को हरा देता है। वहीं ये सब कुछ अब देखने के बाद रे के जितने भी साथी होते हैं वो उससे काफी इंप्रेस हो जाते हैं। एलएसी में रे अब घर वापस आता है पर उसके हाथ पे थोड़ी सी चोट लग जाती है। वहीं यह सब कुछ अब देखने के बाद अर्थर अब कह रहा होता है कि नॉलेज वेपन होती है और क्योंकि मैं भी कुछ कर नहीं सकता हूँ तो मैं अपने सराउंडिंग से ही सारी चीजें सीखूंगा कि आखिरकार चीजें काम कैसे करती हैं। यह सोसाइटी एक ऐसी जगह है जहां पर इंडिविजुअल अपने खुद के वेपन्स यूज कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि इस दुनिया के अंदर खतरा है। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी अपने लिए खुद के लिए जल्दी से ताकत पानी होगी। वहीं पर अब उसके पेरेंट्स जिसके बाद अब उसे फिर से सुलाने लगते हैं। यह सब कुछ अब देखकर अर्थर कहने लगता है कि इस पोडी के अंदर मुझे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड तो फील होता है, पर मेरे पेरेंट्स के साथ यह मोमेंट इतने भी ज्यादा बुरे नहीं है। मैं अभी एंजॉय कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पिछले लाइफ के अंदर तो मैं अपनी इच्छा अनुसार सो भी नहीं पाता था। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि कुछ महीने बीत जाते हैं जहां पर अर्थर अब क्रॉल करना सीख जाता है, जो देखकर उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वहीं पर अब जाकर शीशे में अपना चेहरा पहली बार देखता है जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। अर्थर अब कहने लगता है कि मुझे इस बॉडी में आए हुए काफी महीने हो चुके हैं पर अभी तक मुझे मेरे नाम की आदत नहीं हुई है, पर मुझे इन सब से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, मुझे तो बस नॉलेज चाहिए। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि एलिस अब अर्थर को सुलाकर चली जाती है, पर हमें पता चलता है कि अर्थर तो सोने की एक्टिंग कर रहा था। जैसे ही एलिस वहां से चली जाती है अर्थर अब नीचे उतरकर आ जाता है। अर्थर मन में कहने लगता है कि मुझे फाइनली मेरी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल तो मिल चुका है, इसीलिए मैं अब थोड़ा बहुत ये सब कर पा रहा हूँ। इसी तरीके से अर्थर अब जले से छुप छुप के लाइब्रेरी के अंदर आ जाता है जहाँ पर काफी सारी किताबें होती हैं। अर्थर अब जले से एक बुक को निकालकर पढ़ने लगता है। वो अब कहता है कि फाइनली चलो, मुझे कुछ पता चल चुका है इस दुनिया के बारे में।
अर्थर अब हम लोग को बताता है कि जिस कॉन्टिनेंट के अंदर वो रहता है उसका नाम डिकथन है। इसके अंदर 3 किंगडम आते हैं। पहला है डवा किंगडम, एक ऐसा एरिया जहां पर ड्वार्फ रहते हैं। जिसके बाद दूसरा किंगडम है एलोनोर किंगडम। ये किंगडम एल्फ का नेशन है जहां पर ये लोग फॉरेस्ट के डीप में रहते हैं। इसके बाद आता है सैपिन किंगडम, यहीं पर ही मैं रहता हूं। यहाँ की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। यहाँ इस किंगडम में सभी इंसान रहते हैं, मेरे ही नेशन की तरह। यहाँ पर भी किंग हैं, बस मेन डिफरेंट ये है कि राजा को बस इनहेरिट के तौर पर राजा बनाया गया है, न कि उससे राजगद्दी छीनी गई है जैसे मैं वॉर करके जीत लिया करता था। वो अब कहने लगता है कि अगर प्रीवियस लाइफ से कंपेयर किया जाए तो यह वर्ल्ड अभी डेवलपमेंट के प्रोसेस में ही है। इस बुक के अंदर मैंने सीखा है कि आखिरकार यहाँ की टेक्नोलॉजी काफी प्रिमिटिव कैसे है। इसका कारण मैजिक है। इस पावर का सोर्स माना है जो कि इस दुनिया के अंदर एक्सिस्ट करता है। माना को कंट्रोल करने की एबिलिटी काफी हेरिडेटरी है, यानी कि काफी रेयर है। सिर्फ 100 लोगों में से सिर्फ एक ही पर्सन के पास माना को कंट्रोल करने की एबिलिटी होती है। अर्थव्यव हम लोग को बताता है कि ब्रॉडली अगर देखा जाए तो माना के 2 एप्लीकेशनेशंस होते हैं, ऑगमेंटिंग और कजूरिंग। जो ऑगमेंटर्स होते हैं वो माना को यूज करके अपनी बॉडी को एनहांस करते हैं, जिससे कि उन लोगों को काफी ज्यादा ताकत, एबिलिटी और डिफेंस मिलते हैं। दूसरी तरफ होते हैं कजूरर्स। वो लोग मानव को यूज करके अपने आप ही जिस तरीके से वह चाहे उसे वह कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैजिक को यूज करना और मानव को कंट्रोल करने की जो चाबी है वह माना कोर होती है। ज्यादातर लोगों की पावर्स तब अवेकन होती है जब वो टीनेजर बनते हैं। उन लोग को अपने मानव को अपनी बॉडी के हर एक पॉइंट पर चैनलाइज करना होगा। इस चीज को हम लोग माना कोर कहते हैं, और अगर हम लोग इसे कंट्रोल कर ले तो एक पर्सन मेज बन जाता है। अर्थर अब कहने लगता है कि मेरे पुरानी दुनिया में भी एक सिमिलर कंसेप्ट ही था, जिसे कि कहते थे किसे तुम अपनी इंटरनल पावर के बारे में जानते हो, उसे कंट्रोल करके तुम उसे एनालिस्ट कर सकते हो। अर्थर अब सोचने लगता है कि क्या पुरानी जिंदगी की जो मेरी नॉलेज है वो क्या मेरे काम आएगी। चलो ट्राई करके देखते हैं। और क्योंकि कि और मानव को यूज करने की जो एबिलिटी है वो एक जैसी ही है, तो अर्थर अब ट्राई करने लगता है और अब थोड़ा थोड़ा मैजिक वो यूज करने ही वाला होता है। पर तभी उसकी मॉम आकर उसे उठा लेती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसके बाद अब एलिस चेक करती है और कहती है कि तुमने तो फिर से अपने कपड़े गंदे कर दिए, चलो इसे बदलते हैं। तुम्हारी पट को ऐसा बोलने के बाद अब वो अर्थर को वहां से लेकर जाने लगती है। वे अर्थर मन में कहता है कि सही में यह बॉडी मेरे लिए एक प्रजन है, मुझे जल्दी से जल्दी और ताकत पानी होगी। इसके बाद अब अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अर्थर का जन्म हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं। ये सारी चीजें अब एलिस एक किताब में लिख रही होती है, पर अब वो यह भी लिखती है कि जब से अर्थर का जन्म हुआ है तब से हमने उसे स्माइल करते हुए देखा ही नहीं है। तभी एलिस की नजर बाहर जाती है, जहां पर वो देखती है कि जो रे है वो अर्थर को तलवारबाजी सिखा रहा है। जो देखकर एलिस अब गुस्से में वहां पर पहुंच जाती है और अब वो रे से कहती है कि आखिर तुम मेरे छोटे से बच्चे के साथ ये क्या कर रहे हो। तो रे कहता है कि मैं तो बस इसे तलवारबाजी सिखा रहा हूँ। जिस पर एलिस कहती है कि लेकिन अर्थ ने तो बस अभी चलना सीखा है, इसे चोट लगी तो फिर क्या करोगे। अगले सीन में हम लोग अब एलिस को देखते हैं, जो कि अब अर्थर को लेकर टाउन में आ जाती है। हमें पता चलता है कि अर्थर को टाउन में आना काफी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद अर्थर को दुनिया की काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। वो कह रहे होते हैं कि वेपन्स के टाइप और क्वालिटी देखने के बाद मुझे एक नेशन के लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। अर्थर को यहाँ पर मैजिक स्टोन्स भी दिखाई देते हैं, जो कि उसकी पुरानी जिंदगी में नहीं हुआ करते थे। टाउन में आने के बाद अर्थर को पास से मैजिक भी देखने को मिलता है, जिससे वह काफी कुछ सीखता है। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन पाने के बाद अर्थर काफी थक जाता है, तो अब उसकी मॉम उसे घर वापस लेकर जा रही होती है। अब अर्थर भी अब अपने मन में कह रहा होता है कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरी हर इच्छाओं को और जरूरतों को पूरा करते हैं। अब पता चला कि आखिर फैमिली होती कैसी है। हम लोग को अबर का पास्ट दिखाया जाता है, जहां पर बचपन से ही वो अनाथ आश्रम में रहता था। उसने कभी फैमिली को फील ही नहीं करा। अर्थर अब काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा होता है। इस फैमिली में आने के बाद उसकी मॉम भी अब उसे कहने लगती है कि मुझे काफी खुशी हुई थी जब तुम अपने बेड से निकलकर बुक पढ़ने के लिए गए थे, और जब भी तुम मार्केट में जाते हो तब तुम काफी ज्यादा क्यूरियस लगते हो। ये तुमने शायद अपने पापा से ही सीखा है। एक दिन तुम उन्हीं की तरह भाग जाओगे और दुनिया को देखने जाओगे। पर बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम एक पीसफुल लाइफ जियो जिसमें तुम्हारे लिए कोई भी खतरा ना हो। अगले सीन में अब अर्थर आकर अपने फादर की वापस से ट्रेनिंग देख रहा होता है। अर्थर अब कह रहा होता है कि मैं काफी लकी हूँ कि मेरे फादर यहाँ पर है, मुझे उनसे काफी कुछ सीखने को मिलता है। हम ब्रेक को देखते हैं, जो कि अपने मैजिक को यूज करके पत्थरों को काफी आराम से तोड़ देता है। जिसके बाद वो अर्थर से कहता है कि देखा हो ना, मैं कमाल का। वहीं अर्थर ज्यादा इंप्रेस नहीं होता है। तभी उसकी मॉम वहां पर आती है और वो अर्थर को बताती है कि तुम्हारे फादर इससे भी काफी ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, देखते जाओ।
जिसके बाद हम लोग अब रे को देखते हैं, जो कि और भी ज्यादा माना का यूज करके सही में और भी काफी पावरफुल बन जाता है, जो देखकर अर्थर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि मेरे फादर एक ऑगमेंटर हैं। ये तो सही में कमाल का था, मैं खाली ऐसे नहीं खड़ा रह सकता हूँ, मुझे भी ताकतवर होना होगा। अर्थर अब बुक पढ़ने के लिए जा ही रहा होता है, पर तभी उसकी मॉम उसे सुलाने के लिए लेकर जा रही होती है और कहती है, नहीं, तुम अभी बुक नहीं पढ़ सकते हो। जो देखकर अर्थर अब काफी मासूम चेहरा बनाने लगता है, तो अब उसकी मॉम उसे मना नहीं कर पाती है और कहती है, ठीक है, बस तुम थोड़ी देर ही पढ़ोगे। तो अब वह भी मान जाता है और अब वह आकर बुक पढ़ने लगता है। वह अब अपनी ट्रेनिंग को वापस से शुरू कर देता है और कहता है कि इन 2 सालों में मैंने काफी ज्यादा नॉलेज को गेन किया है। सबसेंट माना कोर को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी है। इसमें तुम्हें माना कि काउंटलेस फ्रेगमेंट्स को अपनी बॉडी के थ्रू में फैलाना पड़ता है और सारे मानव को एक सिंगल पॉइंट पर लाना पड़ता है। ये टास्क काफी ज्यादा मुश्किल है, पर मैं इसे करने ही वाला हूँ। वहीं पर हम लोग अब अर्थर के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि बाहर होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्थर अब भी अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। उसका माना अब पूरी तरह से तैयार हो जाता है और अब अचानक से घर के अंदर एक काफी बड़ा धमाका हो जाता है। यह देखकर रे अब जले से एलिस को बचा लेते हैं। इसके बाद अब वो दोनों काफी ज्यादा घायल भी हो जाते हैं, पर अब उन लोगों को अर्थर की चिंता होने लगती है, क्योंकि उन लोगों को याद आता है कि अर्थर तो अंदर ही था। इसलिए वह जल्दी से अर्थर को देखने के लिए अंदर चले जाते हैं। अंदर आने के बाद रे अब जैसे सामने देखता है, वह अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पाता है। वो कहता है कि अर्थर तो 3 साल का भी नहीं है, आखिर ये यह सब कैसे कर पा रहा है। वहीं पर एलिस भी यह देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है कि अर्थर तो आसमान में उड़ रहा था। वहीं पर अब अर्थर भी अब अपने मन में कहता है कि मेरी स्टडी के दिन काम कर गए, ये मेरा पहला कदम है। ऐसा बोलने के बाद अर्थर अब नीचे आ जाता है। वहीं पर अब उसके पेरेंट्स उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो रहे होते हैं, पर तभी अब अचानक से कुछ लकड़ी के टुकड़े अब देखकर वो वहां से भागने की कोशिश करता है, पर वो भाग नहीं पाता है। वो अब कहने लगता है कि मैं तो केयरलेस हो गया, मैं ऐसी जगह पर दोबारा से नहीं मर सकता हूँ। उसके ऊपर अब लकड़ी गिरने वाली होती है, पर तभी वहां पर आकर उसके पेरेंट्स उसे बचा लेते हैं। यह देखकर अर्थर भी अब अपने मन में कहते हैं, हाँ यह तो सही है, ये मेरे पेरेंट्स हैं, तो अर्थर के ऊपर गिरने वाले होते हैं जो यह लोग मुझे सेफ रखेंगे। पेरेंट्स की यही तो ड्यूटी होती है। पर तभी अर्थर अब देखता है कि उसके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं कि अर्थर ठीक है, इसीलिए वह तो अब रोने लगते हैं, जो देखकर अर्थर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। वह मन में कहने लगता है कि आखिर यह लोग मेरे लिए रो क्यों रहे हैं। वो अब अपने पास्ट को याद कर रहा होता है और कहता है कि इन लोगों ने अपनी ड्यूटी तो पूरी कर दी है, तो इन लोगों को तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए। पर यह क्या है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। अर्थर अपने पेरेंट्स को रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लगता है। अर्थर अब अपने मन में कहते हैं कि यह पेरेंट्स का प्यार वो चीज है जो कि मुझे मेरे पुरानी दुनिया में नहीं मिली थी। मेरी पास्ट लाइफ में मेरे पास यह पेरेंट्स नहीं थे। ऐसा बोलने के बाद और अब इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।